सो एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन सर, व्हाट यू थिंक अबाउट माउंट कैलाश? माउंट कैलाश ये भी एक विवादास्पद क्वेश्चन हो सकता है। जितना आप स्वीकार करना चाहें उतना स्वीकार करें। लोग बताते हैं कि उस माउंट के ऊपर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। जी, एक मिलारे पास सिर्फ जाके आए थे। यस, एक मानता है, एक ऐसी कल्ट फिगर जो कभी थी, उसके अलावा आज के समय में कोई नहीं चढ़ जी। पाता। क्यों? स्टिल प्रवीण भाटिया इज इन द ड्रीम स्टिल, बट ही इज अवेकनिंग। प्रवीण भाटिया इज इन द ल्यूसिड ड्रीमिंग फेज। वो सपने को भी देखता है, सपने में उसको दर्द भी होता है, सपने में परेशान भी होता है, लेकिन वो ये समझना शुरू कर चुका है कि ये एक सपना है, इसका कोई भी इमोशन उसके ऊपर हावी नहीं होता। उसके ऊपर पुरानी सारी मेमोरी हट गई है। मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ तो मैं आपसे बात करते वक्त अगर एक क्षण भी सोचूंगा कि जीवन ने मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचाया है तो मेरे ग्रेटिट्यूड से आंखें भर जाएंगी। गोल क्लियर। इस समय कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, ये एक सो रेयर अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्ली धरती में पहली बार हो रहा है। ऐसा क्या थॉट है जिससे मुझे हमेशा अवेयरनेस रहे कि ये इल्यूजन में चल रहा है, ये रियलिटी नहीं है? तो मैं ऐसा कौन सा औजार लूँ जिससे मुझे रियलिटी और फिक्शन में हमेशा फ़र्क महसूस होता रहे? तो उस सपने में आप हमेशा के लिए कैद हो सकते हैं। ये समझना, ये चांस आपको एक्सरसाइज करना है कॉन्शियसली। विष और अमृत में दोनों आपके पास चॉइस है, लेकिन फ्री विल। मीडिया आपको ना बताए कि आपके पास एक विल है, आपको एडवर्टाइज कर सके कि हम आपकी बॉडी में कुछ लगा देंगे, आपके बच्चे का IQ या EQ। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बुक विजडम ऑफ टैरेट बाय एलिजाबेथ हाइज। टैरेट की आजकल दुरुपयोग होता है वेदर को देखने के लिए, भविष्य को देखने के लिए, लेकिन टैरेट के 22 कार्ड से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के जो 22 पड़ाव हैं देख सकते हैं कि हम कहाँ पर अटके हैं, हमें क्या काम करना है, हम उसको देख सकते हैं। पहली बात तो कोई भी पर्सन अगर आपको ये बताए कि आप ही वही हो, सिर्फ आपको अपनी लेयर्स को हटाना है, तो वो रास्ता अच्छा है। अगर कोई भी पर्सन आपको कहे कि मैं गुरु हूँ, तुम मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो आप उसको अवॉइड करें। और बहुत बड़े बड़े इंडिया के गुरु बहुत ज़्यादा फीस लेके अपने पार्टिसिपेंट को वहाँ पर ले जाते हैं, तो आजकल एक तरह से ट्रेंड बन गया है जी। और ये ट्रेंड उन्हीं सभी लोगों के लिए जिनके लिए दोधारी तलवार उनके अगेंस्ट काम कर रही है। ये जो वहाँ पे एनर्जी हम लोग जाके जनरेट करते या फिर हमारी जनरेट एनर्जी वहाँ पे होती है, तो आपके कहने के मुताबिक उसका उपयोग किया जाता है मैट्रिक्स को चलाने के लिए। लेकिन उस फील्ड में जो एनर्जी जनरेट हो रही है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो एनर्जी हम मैट्रिक्स को ना देते, उसका उपयोग हम खुद के लिए कर सकते हैं? पहले तो मैं जो लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि मैंने खुद भी 8 ज्योतिर्लिंग किए हैं, कई शक्तिपीठ पे गया हूँ, 4 धाम ऊपर किए हैं और अमरनाथ भी गया हूँ। दैट मीन्स कि मैं भी इसी प्रोसेस से गुजरा हूँ। जब तक हम अज्ञानता में थे जी। तब तक हमें पता नहीं होता, हम समझते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं जी। और ये सब बातें तो कोविड से पहले की हैं, जब फियर फैक्टर नहीं था। जी। मन में एक भाव था कि इन जगह जाकर यहाँ के एनर्जी सेंटर से अपने आप को अलाइन करके मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ग्रो कर पाऊँगा। जी। हम सब इसी फेज़ में हैं। इसलिए मेरी बात सुन के अगर आज आपको शौक लगे तो शौक होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जी। जितना आपका विज़न एक्सपेंड होता है उतनी रियलिटी को आप देख पाते हैं। जितना स्वीकार करना चाहें उतना स्वीकार करें। जी। हमने पहले बात की थी कि एनर्जी हार्वेस्टिंग धरती पे होती है। जी। एनर्जी हार्वेस्टिंग के उस समय बोलते वक्त मैं रुक गया था कि हमारे जो पिलग्रिमेज सेंटर हैं वहाँ पे भी एनर्जी हार्वेस्ट होती है अपनी। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हम किसी जगह गए और वहाँ पे उन्हें एनर्जी महसूस हुई, वहाँ पे उन्हें कुछ महसूस हुआ और जब बाहर आए तो उन्हें बड़ा हल्कापन लगा, जिस सफरिंग के साथ वो गए थे वो हट गई या हल्कापन महसूस हुआ। जो कुछ आपको महसूस होता है, टेंजिबल होता है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव ये आपको नहीं पता। आप किसी एक ऐसी जगह गए, किसी भी गुफा में या किसी एक सेंटर में, वहाँ पे आपने फील किया, जो लोग सेंसिटिव में फील करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो भारी है या हल्का है। जो फाइन डायमेंशन है वो बहुत फाइन है। जी। ईश्वर बहुत फाइन है, जरूरी नहीं है कि उसका भार हो। और अगर आपकी एनर्जी सक हो गई और उसके बाद आपको हल्कापन महसूस हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ से कोई पावर मिली जिसके कारण आप हल्का महसूस कर रहे हैं, बल्कि आपका एनर्जी सक हो गई और वो सक होके इस मैट्रिक्स का हिस्सा बनी। अब आपका क्वेश्चन है क्या हम इसको रोक सकते हैं? जी। यस, हम इसको रोक सकते हैं अगर हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। अपने आप को लेयर बनाई जा सकती हैं, बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं। हम अपने
और ये टेक्निक आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन वार में हैं। आने वाले समय में अगर किसी ने अपनी कॉन्शियसनेस को अभी एक्सपेंड नहीं किया तो 2027 ऑनवर्ड वो सच और झूठ में अंतर नहीं कर पाएंगे। ओके। आप देख रहे हो कि एआई का कितना तेज़ी से बोलबाला चल रहा है, कितना बड़ा बोलबाला है। मेरी आवाज़, मेरी फ़ोटो, मेरा अवतार बनाकर कुछ भी बुलाया जा सकता है और आपको ये नहीं पता लगेगा कि असली प्रवीण भाटिया बोल रहा है या उसको मैनिपुलेट करके जी कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी को रावण के समय बताया कि वो वो जो मरीचि था सोने का हिरण बन के आ गया। ये उसी भ्रम का प्रतीक है। हम डिस्क्रिमिनेट ना कर पाएँ सच और झूठ में, सही और गलत में। इस केस में अगर हम अपनी बॉडी को जो इन्फॉर्मेशन वार है, अपने चारों ओर एक प्रोटेक्शन की लेयर लगाएं और वो लेयर सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके अंदर आने दे जो हमारे हायर सेल्फ के लिए इम्पोर्टेंट है। देन ऑल जो इन्फॉर्मेशन वार का प्रोपेगेंडा है आप उससे बच सकते हो। तो ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अपने रिट्रीट्स में। अच्छा। सिंपल आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ये आपको बीमारियों से भी बचाएंगी, इन्फॉर्मेशन वार से भी बचाएंगी और आप लूज का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। आप अपनी एनर्जीज़ को बचा सकेंगे। सो एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन सर, व्हाट यू थिंक अबाउट माउंट कैलाश? माउंट कैलाश ये भी एक विवादास्पद क्वेश्चन हो सकता है। जितना आप स्वीकार करना चाहें उतना स्वीकार करें। लोग बताते हैं कि उस माउंट के ऊपर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। जी, एक मिलारे पास सिर्फ जाके आए थे। यस, एक मानता है, एक ऐसी कल्ट फिगर जो कभी थी, उसके अलावा आज के समय में कोई नहीं चढ़ पाता। क्यों? और जो लोग हैं साहसी होते हैं, एफर्ट करते हैं, उन्होंने जब भी जिन लोगों ने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की लोकल गाइड के साथ, थोड़ा सा आगे जाने पे उनके कान में नाखून बढ़ने लगे। यस, नाखून बढ़ने लगे। व्हाट डज इट मीन? नाखून बढ़ने लगे। उनका एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया और वो सब लोग बहुत जल्दी 2-3 साल में उनकी डेथ हो गई। ये सारे इस बात को बताते हैं कि वहाँ पे समय डिफरेंट तरीके से रन हो रहा है, वहाँ पर समय डिफरेंट तरीके से रन करता है जी। तो वो ऐसा सिस्टम जो समय को बहुत फास्ट है, आपके एजिंग प्रोसेस को बढ़ाता है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसका जो लोग रिसर्च करते हैं वो बताते हैं कि उसके नीचे इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। और ये सिर्फ माउंट कैलाश में नहीं है। हम इंडियन ऑडियंस हैं, हमें माउंट कैलाश से हमारी आस्था है और कंडीशनिंग है, बचपन से हम सुनते आए हैं। अगर मैं माउंट कैलाश के बदले माउंट शास्ता बोलूँ तो शायद आप इजीली सुन पाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ माउंट कैलाश भी यूज़ माउंट शास्ता के नीचे इस तरह के बेस हैं जहाँ पे टाइम एनोमलीज होती हैं। टाइम डिफरेंटली मूव करता है और वहाँ पे डिफरेंट तरह की एनर्जीज़ हैं, उसके नीचे बेसेस हैं और उन बेसेस में ज़्यादातर काम ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट में नहीं, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट किए जा रहे हैं। तो ये डार्क प्लेसेस है। एग्जैक्टली। फिर हमने पहले बात की डार्क और लाइट दोनों हमारे अंदर ही है। हमने अपने अंदर ही ये डार्कनेस लगाई हुई है जी। क्योंकि हम इस गेम को कम्प्लीटली एंजॉय करना चाहते थे। बिकॉज ऑफ वहाँ पे एनर्जी को मैनिपुलेट किया जाता है और वो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए वो हिडन है और इसलिए वो डार्क है। अगर हम उसको और एंगल से देखें, एक लाइट की तरीके से देखें, तो हम उसी एनर्जी का अपने टेक्निक का सदुपयोग करके उसको हम अपने खुद में एनहांस कर सकते हैं। तो ये दुधारी तलवार है जिसको हम जिस प्रकार से चाहे हम चला सकते हैं, अपने हित में या फिर। अनफॉर्चुनेटली ये दुधारी तलवार अभी तक ह्यूमैनिटी के खिलाफ ही काम कर रही थी। बस इतना सा अंतर है। ओके सर। और बहुत बड़े बड़े इंडिया के गुरु बहुत ज़्यादा फीस लेके अपने पार्टिसिपेंट को वहाँ पर ले जाते हैं। तो आजकल एक तरह से ट्रेंड बन गया है जी। और ये ट्रेंड उन्हीं सभी लोगों के लिए जिनके लिए दुधारी तलवार उनके अगेंस्ट काम कर रही है। ओके। बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ओके सर, इसीलिए मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है सर कि एनलाइटमेंट हमेशा किसी एक व्यक्ति को ही मिलती है, ग्रुप को नहीं मिलती। तो सर क्या वजह है कि साधना हमेशा अकेले करनी चाहिए या गुप्त रखनी चाहिए? ऐसा हमेशा किया जाता है। क्रियायोग में बोला है कि आपकी साधना गुप्त रखो, आपकी पत्नी के सामने भी ना करो। क्यों सर? यस, लेकिन अब समय बदल रहा है। पहले के समय में साधनाएं गुप्त रखी जाती थी। अब मान लो हम सिटी में रहते हैं और एक समय है, एक एरा है जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी असेंड हो रही है जी। अब हम गुप्त नहीं रह सकते। अगर हमारा छोटा सा अपार्टमेंट है, 2 BHK है, तो हम कैसे छुपेंगे जी। अगर कमरे में शोर है, नेचुरल नहीं है, तो क्या करें? नो, ये पुराने एरा में सेक्लूजन में, नेचुरल में, अकेले में करना रिकमेंडेड था। इसका एक और भी कारण था, पुराना समय बहुत डार्क डोमिनेटेड था। डार्कनेस इतनी ज़्यादा थी कि जो भी साधना करता था उसको हटा सकती थी।
तो वो छुप के डर के करते थे। ओके। लेकिन अब ये एरा बहुत तेज़ी से बदल रही है, डार्कनेस इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपकी साधना को रोकने की कोशिश की जाए। सो अब आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे सर्कमस्टांसेस हो, छोटा घर है 2 BHK का है तो भी करें, शोर में करें, शहर के अंदर करें और अपने आप को मुक्त हों। ये ठीक है कि अभी तक एनलाइटमेंट का प्रोसेस बहुत कठिन था, इसीलिए कहते थे किसी एक का होता है। बट नाउ वी आर इनटू द एरा, कंप्लीट ह्यूमैनिटी कॉन्शियसनेस शिफ्ट कर रही है, द ग्रेट अवेकनिंग हो रही है, तो वो पुराना कॉन्सेप्ट भी कि किसी एक का होगा, इसके बावजूद भी किसी एक का ही होगा। पोटेंशियल सबके लिए बराबर है, लेकिन जिसका जिसका होता जाएगा वो कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करता जाएगा। लेकिन जब वो शिफ्ट करेगा, उसकी जो कॉन्शियसनेस की रिपल क्रिएट होंगी वो उन लोगों को भी शिफ्ट करने में हेल्प करेंगी जो अपने आप नहीं कर पा रहे हैं। ओके सर। सो बेसिकली इस समय पूरी कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। ओके सर, अगर मैं मेरी रेगुलर लाइफ अगर जी रहा हूँ, दिन में बिता रहा हूँ और मैं कुछ प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, कोई क्रिया कर रहा हूँ, कोई योग कर रहा हूँ, कोई प्राणायाम कर रहा हूँ, तो मैं खुद को कैसे एग्जामाइन करूँ कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ, मैं लाइट की तरफ बढ़ रहा हूँ या फिर मैं डार्क की तरफ जा रहा हूँ, या फिर मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, मेरी एनर्जी कैसे अपलिफ्ट हो रही है, किधर जा रही है, मैं कैसे डिसाइड करूँ सर? यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग करंट में किसी ना किसी तरह की साधना में 2020 के बाद लगे हैं। बिल्कुल। लेकिन उन्हें ये कैसा पता लगे कि वो सही जगह जा रहे हैं या गलत जगह जा रहे हैं? पहली बात तो कोई भी पर्सन अगर आपको ये बताए कि आप ही वही हो, सिर्फ आपको अपनी लेयर्स को हटाना है, तो वो रास्ता अच्छा है। अगर कोई भी पर्सन आपको कहे कि मैं गुरु हूँ, तुम मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें बचाऊंगा, तब उसको अवॉइड करें। ओके। कोई भी गुरु ये कहे कि धरती ओवर पॉपुलेटेड है और डीपॉपुलेशन होना है, या यहाँ पे इन्वायरमेंट है, हमें इन्वायरमेंट के लिए काम करना है, तो उसको अवॉइड करें। क्यों? असली में तो आपको लगेगा वो सही बात कह रहे हैं, धरती में हर जगह ज़्यादा लोग दिखते हैं और जंगल कट रहे हैं, पानी है, नदी खराब हो रही है, वो तो सही बात कह रहे होंगे। नो, जगत अंदर से बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है। वो ये पॉइंट नहीं बता रहे कि आपको अंदर काम करना है, अंदर काम करो, बाहर का जगत परिवर्तित हो जाएगा। उसके बदले वो आपको उस दिशा में धकेल रहे हैं जिसको एजेंडा 2030 कहते हैं। 2022 में प्रॉब्ली एक जिसकी कोई लीगल सेंसिटी नहीं है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। दुनिया के अमीर, बहुत अमीर लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जो धरती के लिए पॉलिसी बनाए, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसी ने सिलेक्ट नहीं किया, किसी ने इलेक्ट नहीं किया, वो अपने आप ही वो बन के बैठ गए क्योंकि उनके पास पैसा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में दाओस में 2022 में उन्होंने बोला, हमने एक ऐसा ट्रैकर बनाया है, वो ट्रैकर हम पूरी ह्यूमैनिटी के 8 खरब लोगों को लगाकर ये चेक करेंगे कि वो कितना वातावरण को ख़राब करते हैं, कितना कार्बन बाहर निकाल रहे हैं, एमिशन करते हैं, कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से उनका सोशल क्रेडिट स्कोर डिसाइड होगा, उनका जीवन डिसाइड होगा। अगर कोई पर्सन ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहा है तो उसकी सैलरी ज़्यादा हो सकती हैं। ये सिर्फ कंट्रोल का हिस्सा है। इस धरती में सब कुछ अनंत है, यूनिवर्स का सिद्धांत है, यहाँ पे हर चीज़ अबेंडेंस में है। जंगल में आप देखो कोई बंदर पूरा फल नहीं खाता क्योंकि उसका नेचर है। इस नेचर के अपोजिट अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु बोलता है तो वो डार्क का हिस्सा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। एक बात और, ह्यूमन मेंटलिटी भीड़ का हिस्सा बनने को ट्रेंड की गई है, उसकी कंडीशनिंग है जी। पहले राजाओं को हम फॉलो करते थे, गुरुओं को फॉलो करते हैं, इस हद तक लोअर लेवल जा चुके हैं कि क्रिकेट के स्टार के बाहर लाइनें लगी होती हैं, किसी न किसी को हम आइडियल बना के फॉलो करते हैं। फॉलो करने वाला एनलाइटेंड नहीं होगा। आपने पहले कहा था कि एनलाइटमेंट एक यूनिक अकेले रास्ते पे चलता है, फॉलो करने से बचें। तो ये 3-4 बातें हो गई। अब आपका मेन क्वेश्चन था कि कैसे पता लगे कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। जी। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, विजडम ऑफ टैरेट बाय एलिजाबेथ हाइज। जी। टैरेट की आजकल दुरुपयोग होता है वेदर को देखने के लिए, भविष्य को देखने के लिए, लेकिन टैरेट के 22 कार्ड से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के जो 22 पड़ाव हैं देख सकते हैं कि हम कहाँ पर अटके हैं, हमें क्या काम करना है, हम उसको देख सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिसेस, आपकी नॉइस मीन्स आपके बैकग्राउंड में जो थॉट चल रहे हैं वो रिड्यूस कर रहे हैं, तब आप एक अच्छी प्रैक्टिस में हैं। आपका डर ख़त्म हो रहा है, आप एक अच्छी प्रैक्टिस में हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें ऑटो राइटिंग हो गई, हम स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद
हमें विजन आने लगे, आवाज सुनाई देने लगी, ये बहुत खतरनाक है। पास्ट लाइफ में जाने पास्ट लगे, लाइफ में प्रेजेंट लगे, देख महातार रहे बाबा जी डायरेक्ट हमें गाइड करने जी। लगे। अगर ये सब आपको हो रहा है तब आप समझ लें कि आप गलत ट्रैक में हैं। जी। किसी को भी महातार बाबा जी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम इस एरा में हैं कि हमारे ऊपर के चक्र ऑटोमेटिक खुलने लगे हैं। जी। शायद आपका एक्सपीरियंस हो, आप क्रिया योग के बारे में जानते हैं कि हमें एक अनहद नाद है। जी। अनहद नाद बहुतों को बिना किसी प्रैक्टिस के सुनाई देने लगा। बिल्कुल। इसका मतलब ऊपर के चैनल खुलने लगे। बिल्कुल। आपके चैनल खुले और आपको क्योंकि प्योरिटी नहीं है, आपको डार्क एजेंडा ने कैच कर लिया, किसी भी रूप में बना के। मरीचि हिरण बन के आता है, महाअवतार बाबा जी भी बन के आ सकते हैं, या आपके इष्ट देव बन के। फिर आप हमेशा उन्हीं के गुलाम बन जाएंगे। इन सब बातों से बचें। अगर ये सब आपको विज़न आ रहे हैं लेकिन जीवन नहीं बदल रहा तो आप गलत ट्रैक में हैं। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा, जीवन बदल रहा है, आप खुश रहते हैं, आप जॉय में रहते हैं और आप प्रकृति के खेल को समझना शुरू कर रहे हैं, एम्पावर हो रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं, आप सोचते हैं और वो मैनिफेस्ट होता है, तो आप सही रास्ते पे हैं। सर एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ओशो जब आए थे श्री रजनीश, तो उन्होंने भी ऐसे ही चीज़ों पे उन्होंने बेसिस किया था। उन्होंने भी किया था कि किसी साधना में, किसी गुरु में अटक के ना पड़ो, आप अपनी साधना खुद से एक्सप्लोर करो और उस मार्ग पे चलो। लेकिन आगे जाके उनका भी एक कल्ट बन गया सर। और जिस तरीके से ओशो के कल्ट का जो हम सब लोगों ने देखा, तो टीजीए डिफरेंट कैसे है? यस, आई अंडरस्टैंड। ओशो ने खुद बोला कि मेरे जाने के बाद उसी दिन एक फूल, जैसे फूल होता है उसको यूज़ होने के बाद टॉयलेट में फेंक देते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी टीचिंग को टॉयलेट में फेंक देना। वो उस समय की थी। लेकिन जो कल्ट वाले हैं वो उनको पसंद नहीं आता, वो उनको फिगर बना देते हैं। तो ये ओशो के साथ हुआ और अभी तक सबके साथ हुआ। ये क्यों होता है? हम कली युग में थे और डार्क एजेंडा उसी को प्रमोट करती है। क्यों? इन्फॉर्मेशन एक बहती हुई नदी की तरह है, ये लाइव है, हर एक समय के लिए बदलती है। ओशो ने जो कहा वो उस समय के लिए इंपॉर्टेंट था, भगवान कृष्ण ने जो कहा वो वो उस समय की के रियलिटी लिए थी जी। एग्जैक्टली। लेकिन हमें ये डार्क एज मोटिवेट करता है कि पुरानी किताबों को, जितनी पुरानी किताब उसी में जितना अटका के पुराना रखता है मंदिर, फिर। यस, तो वो वहाँ पे अटकाता है। कॉन्शियसनेस तो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गई, लेकिन वो कहता है कि पुराना देखो, उसमें ये लिखा था। इसलिए ये डार्क का एक मेन इंस्ट्रूमेंट है। हमारी टीजीए में इसको हम इसी तरह प्रमोट करते हैं कि नदी है, नदी के साथ बहो। हम गुरु के सिस्टम को भी बताना चाहते हैं कि गुरु इनर है, आपको इसको कल्टीवेट करना है। हर एक अपना गुरु है। बाहर का गुरु आपको एम्पावर्ड होने से रोकता है। मैं एक लाइन कहूँगा, मुझे लगता है कि ऑडियंस समझ सकेगी। अगर आपसे कहा जाए कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप जिनको छोटा मानते हो उनको छोटा मानना छोड़ो। आपके लिए स्वीकार करना बहुत आसान है। आप सोचेंगे बहुत अच्छी बात बताई। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने आप को महाअवतार बाबा जी के बराबर मानो, आपको शौक लग सकता है। महात्मा बुद्ध के बराबर मानो, शौक लग सकता है। लेकिन जर्नी आपकी क्या है, ये जानना, यू आर दैट, स्वयं भगवान, आप स्वयं ईश्वर हो जी। मैं भगवान शब्द ये कम यूज़ करता हूँ क्योंकि भगवान शब्द बहुत मैनिपुलेट हुआ है हमारी आस्थाओं से। हमने अपने अपने भगवान बनाए हैं। मैं इसलिए शब्द यूज़ करता हूँ ईश्वर या क्रिएटर। तत् यू आर दैट। इस दैट में भगवान का मैनिपुलेशन नहीं है। जानना है कि आप वही हो। बीच में बैरियर आपने लगाए हुए हैं कि महाअवतार बाबा जी मुझसे ऊपर हैं, उसके ऊपर भगवान कृष्ण है, एंड सो ऑन, अपनी अपनी मान्यताओं से। इसलिए ये गैप हमेशा बना रहेगा। घोड़े के आगे गाजर हमेशा लटकी रहेगी, डिस्टेंस कभी मैकअप नहीं होगा। इसलिए भी हमें इस टीजीए में बहुत क्लियरली बताते हैं कि इससे अब उभरो। ओके। तो सर अभी ये पूरा जो कुंभ चल रहा है सर, ये जो अभी वापस मंथन हो रहा है, अभी ये महासागर और ये सब अभी हिल रहे हैं तो उसमें हमारी कुंडलिनी जो है वो वासुकी की तरह लटकी हुई है सर। तो क्या लग रहा है सर आपको, जिस तरीके से आप प्रोग्रेस और सब टॉप एंगल व्यू से देख रहे हो, क्या होगा 2030 के बाद? 2030 के बाद तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन प्रश्न है कि 2030 तक क्या होगा? यस। तो जैसे आपने बहुत इसको ब्यूटीफुली किया कि समुद्र मंथन हो रहा है, मंथन से विष और अमृत दोनों निकलेंगे। अब आपके पास चॉइस बचेगी और वो चॉइसेस बहुत आपको कॉन्शियसली एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी कि आप किस तरफ जाओ। हम दोनों का एक ही उद्देश्य है,
इस धरती के सभी लोगों पे कम से कम एक बार एक इन्फॉर्मेशन की ड्रॉप मिल जाए कि यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। क्या बात है। विष और अमृत में दोनों आपके पास चॉइस है, लेकिन फ्री विल मीडिया आपको ना बताए कि आपके पास एक विल है, आपको एडवर्टाइज कर सके कि हम आपकी बॉडी में कुछ लगा देंगे, आपके बच्चे का IQ या EQ 300% बढ़ जाएगा। हम एक कम्पिटिटिव मोड में उसको लगवा लें और उसके बाद वो बच्चा उस एक सिस्टम का गुलाम बन जाए। कम से कम हर एक के पास एक चॉइस हो, उस चॉइस को वो एक्सरसाइज कर सके, विष और अमृत में चुन सके। इसी उद्देश्य से हम लोगों को बताते हैं। लेकिन आने वाले 4 ईयर बहुत ही क्रूशल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी कॉन्शियसनेस डिसाइड करेगी आप इसमें से कौन सा रास्ता चुनेंगे। समुद्र मंथन में दोनों प्रकट होने वाले हैं। अभी तक हम सब सुनते आए हैं कि सबसे बड़ा युद्ध महाभारत था। ये महाभारत से भी बड़ा युद्ध है जी। पूरी धरती पे कोई भी पर्सन इस युद्ध में बिना पार्टिसिपेट किए नहीं रह सकता जी। हर एक पार्टिसिपेट कर रहा है। उसकी कॉन्शियसनेस या तो असेंड हो रही है, अपने घर वापस जा रही है, सारी फॉरगेटफुलनेस की लेयर हट रही हैं, या वो इस सपने के एक लेवल नीचे जा रही है। और वो नीचे जाने का मतलब है वी आर ऑलरेडी इन कोमा। आप देखो इस धरती पे इतने अत्याचार के बावजूद भी हम नहीं जाग पाए। ऐसे ही है जैसे पांडवों को लाक्षागृह में भेज दिया, जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जागे। जी जी। उसके बाद भी वो जुआ हुआ, चीरहरण हुआ। तो उसके बाद भी अगर ये होता है जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस एक डिजिटल मशीन में फॉर एवर अरेस्ट कर ली जा सके, ट्रैप किया जा सके, तो उस सपने में आप हमेशा के लिए कैद हो सकते हैं। ये समझना, ये चांस आपको एक्सरसाइज करना है कॉन्शियसली। क्या बात है सर। अभी एक सिंपल सिर्फ एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर के ये सब बातें बहुत समझ में आ रही है सर, पता चल रहा है कि बहुत मैनिपुलेशन हो भी रहा है, लेकिन जब मैं आपका पॉडकास्ट सुन के यहाँ से आपसे मिल के बाहर निकलूँगा और जब मुझे ज़ोमैटो पे खाना ऑर्डर करना होगा या फिर जब मुझे मेरे काम के लिए जाना होगा या जब फिर मुझे लोगों को मिलना होगा या फिर कुछ शोज़ करने होंगे, तो मैं कौन सा थॉट लेके मेरे दिन के काम करूं, मैं खुद को क्या फीड देता रहूं कि जिससे मुझे हमेशा की तरह हमेशा के लिए इस डार्क मैनिपुलेशन से बचना है, वो क्या औजार लेके मैं इस वापस डार्क में उतरूं। जी, इस जगत में जैसे ज़ोमैटो में ऑर्डर करना है, आपने ये बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि आप ये पूछना चाहते हैं कि AI का जो मैनिपुलेशन है उसके लिए क्या हमें इन सबको यूज़ करना है, क्योंकि मुझे तो वहाँ पर ही जाना है सर। Yes. तो मैं इस रियलिटी से निकल के फिक्शन में ही वापस जाने वाला हूँ। लेकिन फिक्शन में मुझे खाना पड़ेगा, मुझे जिम करनी पड़ेगी, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे लोगों के सामने आना पड़ेगा, हेयर स्टाइल करनी पड़ेगी, कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो ये तो मुझे करना पड़ेगा बिकॉज जैसे पार्ट्स ऑफ अ स्क्रीन प्ले, जो ड्रामा चल रहा है उसका तो पार्ट है। लेकिन ऐसा क्या थॉट है जिससे मुझे हमेशा अवेयरनेस रहे कि ये इल्यूजन में चल रहा है, ये रियलिटी नहीं है। तो मैं ऐसा कौन सा औजार लूँ जिससे मुझे रियलिटी और फिक्शन में हमेशा फ़र्क महसूस होता रहे। यस, बहुत सिंपल है। किसी की भी लाइफ देखें, भगवान कृष्ण की लाइफ देखें, तो क्या उन्होंने वो जीवन को जीना बंद कर दिया था? नो। जब तक हम असेंड नहीं हो रहे तब तक हम सपने में हैं। इस सपने के अंदर अपने रोल को जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करना है। इसमें कोई भी रोल ना अच्छा है ना ख़राब है, अपने रोल को अच्छी तरह करना है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, जब हम कभी नेविगेशन में जब अपना लास्ट डेस्टिनेशन डाल देते हैं तो अपने आप नेविगेशन हमें वहाँ पहुँचाता है। कभी कभी आउट ऑफ ट्रैक भी हो गए, गलती से गलत टर्न ले लिया, तो वापस हमें मेन रोड पे ले आता है। गोल क्लियर हो, इस समय कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, ये एक सो रेयर अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्ली धरती में पहली बार हो रहा है। तो अगर हमारा गोल, हमने लास्ट डेस्टिनेशन डाल दिया असेंशन, वी वांट टू असेंड, तो सारी आपकी चीज़ें उसी डायरेक्शन में ले जाएंगी। तो दैट इज़ द थॉट जो हम अपने ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद दुनियादारी के सारे काम कर सकते हैं। ओके। बाकी सर आप और आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, आपके गुरु के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ तो मैं आपसे बात करते वक्त अगर एक क्षण भी सोचूंगा कि जीवन ने मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचाया है, तो मेरे ग्रेटिट्यूड से आंखें भर जाएंगी। जी। अपने गुरु के प्रति भी मेरा यही भाव प्रकट हो जाएगा। इल्यूज़न से, माया से, जिसमें हम दलदल में फंसे हुए थे, देख नहीं सकते थे, आँखें थीं लेकिन उन आँखों से देख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ में धक्के खाते रहते थे, उन सब से देखने की समझ दी, जीवन का पर्पस दिया
और एक ऐसा पर्पस दिया। और चूंकि ये जगत मेरा ही प्रोजेक्शन है, आप सब मेरे जगत में हैं, मैं आपके जगत में हूँ, क्योंकि सपना एक का है। हम सपने में देखते हैं, सपने में सारे करैक्टर मेरे अंदर से पैदा होते हैं। तो मेरा जगत कितनी ब्यूटीफुली तरीके से असेंशन के एक पॉइंट पे आ रहा है, ये सब चीज़ें देखता हूँ। अपने गुरु के प्रति जो आदर आता है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सर लास्ट सवाल। सो अकॉर्डिंग टू यू नाउ हु इज प्रवीण भाटिया? So still Praveen Bhatia is in the dream, still. But he is awakening. Praveen Bhatia is in the lucid dreaming phase. वो सपने को भी देखता है, सपने में उसको दर्द भी होता है, सपने में परेशान भी होता है, लेकिन वो ये समझना शुरू कर चुका है कि ये एक सपना है, इसका कोई भी इमोशन उसके ऊपर हावी नहीं होता। उसके ऊपर पुरानी सारी मेमोरी हट गई हैं। वो मेमोरी ही कर्म है, और कोई चित्रगुप्त नहीं है जो आपको सजा दे रहा है, क्योंकि आप पावरफुल हो, आप क्रिएटर हो। क्रिएटर की जो इच्छा होती है वो पूरी होती है। अगर आपकी बदला लेने की इच्छा है तो उस बदला लेने के लिए आप उस परिवार में पैदा हो जाते हो। बट अल्टीमेटली मेमोरी का ही गेम है। पुरानी सारी मेमोरी हट गई, सारे कर्मों का बोझ हट गया, इतनी लाइटनेस है। और ये लाइटनेस मैं चाहता हूँ कि हर एक को इसकी झलक मिल जाए। क्या बात है। तो हमने शुरू की थी जर्नी हु एम आई से, और हमने शुरू किया था कि बहुत गड़बड़ी चल रही है, बहुत सारे फिक्शन और बहुत सारे वॉर्स, बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं। तो उसमें से हम कैसे टिक के रहे, हम कैसे खुद को संभाले। तो प्रवीण सर ने हु इज़ प्रवीण भाटिया का जो आंसर दिया वो ब्यूटीफुल था, और वही की है कि हु एम आई, हम कौन है, और हम उस पे ही अपना ध्यान लगा के रहे और हमेशा सेल्फ सर्च में रहे। और सब फिक्शन है, लेकिन मेरा जो गोल है वो मुझे पाना है। ये जो की है आप अगर साथ में लेके चले तो मेरे ख्याल से हर एक को आने वाले पूरे फिक्शन में सस्टेन करने की, और वो कोई भी रियलिटी रहे उसमें टिके रहने की एक शक्ति उपलब्ध हो जाएगी। और मेरे ख्याल से दैट्स इट, यही तो जर्नी है। सो सर थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और इतने ब्यूटीफुली आपने आपका पूरा जो जर्नी है वो एक्सप्लेन किया सर। और एक लाइट की तरह आप अभी आप चमक रहे हो सर, और ये लाइट बहुत अभी स्प्रेड होने वाली है सर। थैंक यू वेरी मच। एंड आखिरी में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा। मैं आपसे मिलने से पहले मुझे पता नहीं था क्या आउटकम होगा, और जैसे हम कंडीशनड होते हैं तो मुझे लगा कि एक फिल्म स्टार से मैं मिल रहा हूँ, क्या वो पॉडकास्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं इतना हैप्पी हूँ आपकी ब्रॉड समझ को देखकर। सो आई एम सो हैप्पी टू हैव दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। चलिए।